जय हिंद बाल साथियों। दरअसल ये विषय सिर्फ बाल साथियों के लिए नहीं है, बल्कि अभिभावकों के लिए है। अभिभावकों के लिए इसलिए क्योंकि इसका टॉपिक हम अभिभावकों से ही जुड़ा हुआ है। हर कोई माता है, कोई पिता है, कोई दादा है, कोई दादी है, और सबकी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। होता क्या है कि हर कोई चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा नागरिक बने। अगर ये हर कोई ऐसा ही चाहते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार की समझिए कि करीब करीब 75% कमाई बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उसको मानव बनाने पे खर्च हो जाती है। लेकिन क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, कैसा हो रहा है? शायद नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बुराई, बेईमानी ये सब बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार का दानव और ये बुराइयों का दानव अपना मुंह फैलाए खड़ा है। आखिर क्या कारण है? हमसे कहाँ चूक हो जाती है? हर कोई अच्छा ही बनाना चाहते हैं और ये दुनिया ख़राब बन रही है। इसका मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई मेहनत किया, डॉक्टर बनाया, लेकिन बड़ा होने के बाद वह सिर्फ अपने ही स्वार्थ में लग गया और वो संसार का भलाई नहीं करता है, वो कुछ और करने लगता है। तो खैर, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। तत्काल बात यह होती है कि बचपन में हमारा बच्चा अच्छा था पढ़ने में, लेकिन वो ख़राब कैसे हो गया? उसकी संगति गलत कैसे हो गई? उसमें गलत आदतें कहाँ से आ गई? तो हमारा आज का विषय इसी पे आधारित है। और मुझे याद है कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मेरा बच्चा पिछले जन्म में क्या था, तो इसकी भी जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट निकल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर बच्चा बिगड़ता कैसे है, उसके लिए आखिर कहाँ चूक हो जाती है कि बच्चा बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक फ़िल्म देखा होगा, आमिर खान की फ़िल्म है। इस फिल्म का नाम है तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर एक बच्चे की कहानी है। वह बच्चा पढ़ने में बड़ा ही कमज़ोर होता है, और बच्चा अच्छा हो जाए इसके लिए उसके पिता उसके साथ बहुत ही सख्ती बरतते हैं। और आमिर खान को पता नहीं उस बच्चे में क्या हुनर नज़र आता है, और वो उनसे ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं और बच्चे के विकास के लिए काम करने लगते हैं। एक दिन उस बच्चे के पिता आमिर खान के पास आते हैं और उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर, आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता हूँ? मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ तो फिर मैं उससे इतनी सख्ती बरतता हूँ। आमिर खान ने कहा कि सही बात है, आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, इसलिए आप उसे सख्ती बरतते हैं। लेकिन क्या इस बात को आपका बच्चा समझता है? दरअसल यहाँ कहने का उद्देश्य ये है कि माता पिता सख्त होते हैं बच्चे की भलाई के लिए, लेकिन बच्चा का कोमल मन इस बात को समझ नहीं पाता है कि वे सख्त क्यों हो रहे हैं। वो नहीं इसे समझ पाता है, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे कि तो पहले हम लोग बच्चे को पढ़ाई लिखाई से संबंधित होने वाली बीमारियों की चर्चा कर लेते हैं। एक का नाम है एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, एकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया, एग्राफिया, डिसग्राफिया। तो ए जहाँ पर लगा हुआ है, ए को हम लोग हिंदी में अ कहते हैं, और अ का अर्थ होता है नहीं। जहाँ पे नहीं लगा हुआ है, बच्चा वहाँ पे नहीं सीख सकता है। बच्चा मानसिक रूप से, दिमागी तौर पे इतना कमज़ोर होता है कि बच्चा वहाँ पे सीख नहीं सकता है। लेकिन अगर वो प्राइमरी स्टेज में है तो उसको सीखने की कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन जिसके आगे डिस लगा हुआ है, वहाँ पर है कि आप बच्चे को अगर थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो बच्चा वहाँ पे सीख सकता है। एलेक्सिया यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें कि बच्चा भाषा को नहीं सीख सके। डिसलेक्सिया यानी कि भाषा सीखने में कुछ कमज़ोरी है। एकैल्कुलिया यानी कि वो गणित नहीं सीख सकता है। डिसकैल्कुलिया यानी कि थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो बच्चा गणित सीख सकता है। एग्राफिया यानी बच्चा नहीं लिखना सीख सकता है। डिसग्राफिया यानी कि अगर मेहनत किया जाए तो बच्चा ठीक ढंग से लिखना सीख सकता है। तो ये सब बीमारियाँ कॉमन बीमारियाँ नहीं हैं, बहुत कम बच्चे को होती है। और अगर यदि ऐसा महसूस हो कि मेरा बच्चा पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, कहीं ना कोई समस्या है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलें।
वो बच्चे से बात करेंगे या फिर चाइल्ड काउंसलर से मिले, वो बच्चे से बात करेंगे और बात करने के पश्चात उसका कोई निराकरण निकालेंगे। हो सकता है कुछ दवाई दें, हो सकता है कुछ को समझाएं, बस यही उसका ट्रीटमेंट है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। एक मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार हम लोग इलेक्शन कराने गए थे। वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति से हमें पाला पड़ गया जो उम्र में काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे, लेकिन काम बहुत ही गलत तरीके से कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग थोड़े से परेशान से हो गए थे। हमारा काम जब रात को पूरा हो गया तो उनसे हमारे एक सर ने पूछा कि ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं? तो कहा कि 2। उन्होंने कहा कि 2। वो क्या करते हैं? तो कहे कि एक तो दवाई की दुकान में काम करता है और दूसरा बच्चा डॉक्टर के साथ असिस्ट करता है, कंपाउंडर है। तो उन्होंने पूछा कि आपको वेतन कितना मिलता है? तो उसने कहा कि 45,000 रुपये। कहा कि आपने पढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया? तो उनका उत्तर था कि ध्यान तो दिया, लेकिन समझ में ही नहीं आया। हम लोग तो ज़्यादा शिक्षित थे नहीं, जिसकी वजह से हमारी ये दशा हो गई। मेरा बच्चा कहीं का नहीं रहा, मेरी कमाई का अधिकांश हिस्सा बर्बाद होते चला गया और मैं कुछ समझ में नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तो दरअसल देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एक बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड हो गया, दूसरा CBSE बोर्ड हो गया और तीसरा ICSE बोर्ड हो गया। तो आप देखेंगे कि कंटेंट करीब करीब एक ही है, लेकिन स्तर थोड़ा सा ज़्यादा होते चला जाता है। स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि वो बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा गया है, वो स्टेट की समस्याओं से संबंधित होता है और उसमें बहुत सारी जानकारी दी होती है जो स्टेट के लिए लाभदायक होती है। अब हम लोग अपने परिवार की बात करें, अपने परिवार की शैक्षिक स्थिति की बात करें। अगर यदि परिवार की शैक्षिक स्थिति बुरी है तो भलाई इसी में है कि स्टेट बोर्ड में बच्चे को पढ़ाया जाए, क्योंकि उस स्थिति में हम बच्चे को गाइड कर सकेंगे, ध्यान दे सकेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ है। लेकिन अगर यदि हम उसको अच्छा माहौल दे सकते हैं तो ICSE बोर्ड में डालें, बहुत ही अच्छा माहौल में रह सकते हैं तो ज़रूर CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड का चयन करें। लेकिन अगर यदि हम उसको बहुत अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि हम अंग्रेजी मीडियम या फिर ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड की अपेक्षा हम स्टेट बोर्ड को ही प्रीफर करें। हाँ, अगर माहौल बढ़िया दे पा रहे हैं तो ज़रूर ऐसा करें। अब हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कलाम साहब के माता पिता कैसे थे, उन्होंने किया कि नहीं किया? कहना बिल्कुल सही है। तो अगर यदि बच्चे में ऐसा टैलेंट है, ऐसा हुनर है, वह परिश्रमी है और आप भी समर्पित होकर सब कुछ कर पाएंगे तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर यदि थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि बच्चे को स्टेट बोर्ड से ही पढ़ाया जाए और उसका ज्ञानार्जन किया जाए। आखिर जब वो मैट्रिक पास करेंगे तो सबकी वैल्यू बराबर है, इंटर पास करेंगे तो सबकी वैल्यू बराबर, ग्रेजुएशन करेंगे तो सबकी वैल्यू बराबर है। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी ही तो करनी है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि जब बच्चा आए हमारे पास, मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया हुआ है कि लर्न फ्रॉम यूट्यूब, कि जब बच्चा हमारे पास आए, पढ़कर आए, स्कूल से आए, ट्यूशन से आए, तो हम बच्चे से प्रश्न करें, बेटे आज तुमने क्या सीखा? बच्चा बताएगा। हो सकता है कि मुझे उसकी जानकारी ना हो, हम ही उससे बच्चे बनकर उससे सीखें, तो इससे पता चलेगा कि बच्चे ने क्या किया है, क्या सीखा है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम उस यूट्यूब से सीख सकते हैं। हमारे पास तो एक बहुत ही शानदार सा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब आपको आंसर देने को तैयार है, तो हम उससे यूट्यूब से पूछ सकते हैं। और तीसरी बात, उससे ज़रूर ये पूछे कि बेटे आज तुमने दिन भर में कौन सा अच्छा काम किया है। इससे बच्चे के मन में एक नैतिकता का आभास होगा। तुमने अपना टिफ़िन किसी बच्चे के साथ शेयर किया, तुमने किसी को हेल्प किया, तुमने किसी को बताया। ये प्रश्न बच्चे से ज़रूर पूछें, तभी बच्चे में सहयोग की भावना आएगी। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे घर का इन्वायरमेंट, वातावरण कैसा है। ये बहुत ही अहम चीज़ रखता है। मान लीजिए कि स्कूल में बताया जाए कि बच्चे सत्य बोलो और घर में उसका माहौल बिल्कुल विपरीत हो, तो बच्चा क्या सीखेगा? उसके कहने और करने में तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो अपने घर के माहौल को देखते हैं कि हमारे घर में कहीं ऐसा माहौल तो नहीं है। अगर यदि हमारे घर में ऐसा माहौल है तो हम इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ी सी अपने माहौल की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर घर का माहौल टेंस है, तनाव वाला है, झगड़ालू वाला है, माता पिता में कलह किचकिच होता है, माता को प्रताड़ित किया जाता है, पिता को डिप्रेस किया जाता है, सताया जाता है, दबाया जाता है, बच्चा खुद ब खुद टेंशन में जीता है। अगर यदि उसको पता है कि मेरे माता पिता के साथ कोई समस्या है, बच्चा बहुत तनाव में जीता है। ऐसी स्थिति में उसका मस्तिष्क फ्री नहीं होता है और बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाता है। तो कुछ समस्याओं की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जो लिस्ट हमने बनाया हुआ है
कि जैसे कुछ लोग के मन में होता है कि हमने उनसे सवाल पूछा तो उसको ये जवाब मिल गया। तो पहले बात है कि सवाल, फिर मेरा सवाल, फिर मैं, हम तुम अच्छा बन गया तो अच्छा कुछ हो गया, ये तो हमने किया, बिगड़ गया तो तुमने किया। बच्चा भी यही सब चीज़ सीखता है कि गलती कुछ भी हो उसके लिए दूसरे पे थोप दो। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को चोट लग गई, बच्चा रोने लगा, तो बड़े क्या करते हैं, किसने चोट लगाया, इस टेबल ने, टेबल को ठोक दिया, धड़ धड़ धड़, देखो तुमने मारा ना, अब ये चुप हो गया, बच्चा भी चुप खेलने लगा। लेकिन ये उसके संस्कार पर ये एक गहरा छाप छोड़ जाती है कि तुमको चोट लगी, तुम भी दूसरे को मारो और खुश हो जाओ। हम ये सोच कर ऐसा नहीं करते हैं, अनजाने में करते हैं, और अनजाने में ही बच्चे के मन में एक अजीब सा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। तो ये आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि जो अनजाने में बच्चे के ऊपर ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। जैसे देखिए, अनट्रस्टवर्दी, यानी कि परिवार का माहौल ऐसा है कि कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, धोखेबाजी हो रही है। बच्चा कैसा बनेगा, अनट्रस्टवर्दी ही बनेगा। अगला, डिसऑनरेबल, यानी परिवार में अगर यदि कोई ऐसा है जिसको सम्मान नहीं मिलता है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो अगर यदि ऐसी स्थिति है तो भी बच्चे के लिए खतरनाक है। फ्राइटेंड, अगर परिवार में किसी वजह से डर का माहौल है, भय का माहौल है, हॉरिफाइड है, सब भयभीत हैं, स्ट्रेस है, यानी दबाव में जी रहे हैं। अनेबल, अगर यदि परिवार के लोग किसी काम को करने में असक्षम महसूस हो, इनकैपेबल महसूस करें, क्रूएल हो यानी क्रुद्ध स्वभाव के हों, इडियोटिक हो, बेवकूफ़ी भरे काम करते हों, इम्पोलाइट हो, यानी कि परिवार में विनम्रता नहीं है, बड़े को छोटे से बात करने की तमीज़ नहीं है, छोटे को बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो बच्चा कैसा बनेगा, अभी से वो क्या सीखेगा। अनसिविलाइज यानी असभ्य है, जैसे तैसे रहना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, कोई सलीका नहीं है। प्राउडी यानी घमंड फील करते हो, अरे ये हमसे बड़ा कौन हो सकता है, सारा काम हम कर रहे हैं, अगर इस तरह की भावना है। डोमिनेटेड यानी कि शासन करने का अधिकार है, सबको अपने कंट्रोल में करने की आदत है, एक ऐसा वहाँ पे सिस्टम डेवलप हुआ है। फिर नैरो माइंडेड, संकीर्ण दिमाग के, बड़ी छोटी सोच वाले लोग रहते हैं। जेलसी, परिवार में एक दूसरे को देखकर जलन है, ईर्ष्या है, डाह है। शॉर्ट टेम्पर्ड यानी तुरंत मिजाज, छोटी सी बात में पिनक जाने वाले चिड़चिड़े टाइप के लोग रहते हैं, हमेशा कलह किचकिच होते रहता है। सैडिस्ट का मतलब देखिए, हमारे कहने की एक मर्यादा है, मर्यादा को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही बताएंगे कि बुरे सोच वाला। आप इसका सैडिस्ट का मीनिंग आप डिक्शनरी में देख लीजिए। कन्फ्यूज्ड आप समझते ही हैं। आइसोलेटेड यानी कि परिवार के कुछ लोग, अगर यदि कहा जाए देसी भाषा में, तो एक छितर यानी कि सबसे अलग रहने वाला, बिल्कुल अलग रहने वाला, घुलने मिलने वाला नहीं। अगर यदि ऐसे नेचर वाले परिवार हैं। एब्यूज्ड यानी कि क्या कहा जाए, बुरा बर्ताव करने वाला। आर्ग्यूमेंटेटेड यानी कि बहस करने वाला, बेवजह बिना बात को तूल देना, बहस करना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना। रूड, ग्रीडी मतलब लालची टाइप का परिवार है, हमेशा अपने लाभ की बात सोचता है, दूसरे को ठगने के फेर में रहता है। डिसऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल संगठित नहीं है, बिल्कुल जैसे तैसे बिखरा हुआ है, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं है। नर्वस तो आपको पता ही है। सर फ्रस्ट्रेटेड का मतलब हताश, निराश, पता नहीं क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, एकदम कोई दिशाहीन भटका हुआ। सेल्फिश यानी स्वार्थी परिवार है। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, अपना लाभ देखने वाला। मेरे एक छोटे से लाभ से, 1 रुपये के लाभ होने से अगर दूसरे का 1 लाख का नुकसान होता है तो हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, तो इसे कहेंगे सेल्फ सेंटर्ड। फिर हिपोक्रेटिकल या पाखंडी टाइप का। डर्टी यानी गंदा रहने वाला, इस टाइप का। फिर लेजी का मतलब होता है आलसी। फिर ह्यूमरलेस यानी कि हंसी मजाक नहीं करने वाला। इसके पश्चात आता है पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, अर्थात सत्ता के लिए संघर्ष करने को राजनीति कहते हैं, यानी कि मेरे हाथ में शासन आ जाए। अगर परिवार में ये सब तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, है तो बहुत सारा और आपको भी पता होगा। और अगर यदि आपको और भी आप पॉइंट्स आप बना सकते हो तो बनाकर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे आपके साथ साथ मुझे भी लाभ होगा और जो भी इसको पढ़ेंगे उनको भी लाभ होगा। तो इस प्रकार की अगर यदि परेशानियां हमारे परिवार में हैं तो निश्चित तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चे शायद बहुत अच्छा ना बन पाएँ। इसके बाद अगला पॉइंट है 3H का। 3H का मतलब हो गया कि एक H से हेड, दूसरे H से हर्ट
और तीसरे एच से हैंड, यानी कि बच्चे का दिमाग का विकास हो, उसके हृदय का विकास हो, उसके हैंड का विकास हो। हृदय का विकास का मतलब हेड हेड का मतलब हो गया मेंटल हेल्थ, यानी बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो। अगर यदि हार्ट की बात करें, इमोशनल हेल्थ, यानी कि संवेगात्मक रूप से वह मजबूत हो, किसी भी परिस्थितियों में अपना आपा नहीं खोए। और तीसरा हो गया हैंड, हैंड यानी फिजिकल हेल्थ, यानी शरीर से मजबूत हो। जब दिमागी रूप से मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो और शारीरिक रूप से मजबूत हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनेगा। अन्यथा अगर यदि मान लीजिए कि इनमें से अगर यदि दिमाग कमज़ोर है तो कोई संभावना नहीं है, अगर दिल कमज़ोर है तो भी संभावना नहीं है, अगर शरीर से कमज़ोर है तब भी डर है। तो यहाँ पे एक विवेकानंद स्वामी के कोटेशन की बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मांसपेशियाँ पत्थर सी मजबूत हो, नसें फौलाद की बनी हो, हड्डियाँ इस्पात की बनी हो और तुम्हारे मस्तिष्क में बिजली से कौंधने वाले विचार आएँ। तो ये विचार कब संभव है? जब उसका परिवेश, उसका माहौल, उसका वातावरण अच्छा रहे। अब देखिए, सबसे अहम बात है कि उसको भोजन कैसा मिलता है। तो भोजन में सबको पता है कि क्या खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। शॉर्ट में एक टेक्निक बताते हैं जो बच्चे को बताइए और हम लोग भी ध्यान रखें। तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंग का तिरंगा झंडा होता है ना, पीले कलर का, फिर वाइट और फिर ग्रीन। तो वाइट का तात्पर्य है कि चावल हो जाए, रोटी हो जाए, दूध हो जाए, दही हो जाए, घी हो जाए, ये वाइट हो गया। येलो का अर्थ हो गया सब्जी हो गई, दाल हो गई। और ग्रीन मतलब साग, सब्जी, फल, ये सब ग्रीन हो गए। बच्चे पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, फल खाएं, रफेज उनको मिले ताकि उनका पेट भी साफ रहे। पश्चात देखिए हेल्दी हैबिट्स, यानी बच्चों की स्वस्थ हेल्दी हैबिट्स। ये बच्चे को पढ़ाया जाता है कि समय पर सोना, समय पर जगना, फ्रेश होना, बढ़िया से मुँह धोना, हाथ धोना, ये तो सब पता ही है। तो बच्चे के इस हैबिट्स का हम लोग ध्यान रखें। तत्पश्चात बात आती है कि बच्चे को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नेवर क्रिटिसाइज, कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए, कभी नहीं। क्या होगा? जब हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो बच्चे कुंठित होते हैं, उनके मन में हताशा, निराशा की भावना आने लगती है और वो समझते हैं कि हम किसी काम को करने में असमर्थ है, असक्षम हैं। और क्या होता है कि माता पिता और टीचर बच्चे को जो कहते हैं, बच्चे उसको सच मान बैठते हैं। हो सकता है कि मजाक मजाक में बोल दिया हो, डांटने ख्याल से बोल दिया होगा, या फिर अगर मैं डांटूंगा तो बच्चा मेरा ध्यान देगा, ये सोचकर भी कुछ कठोर शब्द कह दिए हों, लेकिन बच्चा उसको सच मान बैठता है। या उसको कहें तो बच्चा अपने माता पिता के शब्दों शब्दों के रंग से अपने जीवन को रंगीन कर लेता है। याद कीजिए कि कभी हमारे माता पिता या हमारे गुरु ने भी हमारे बारे में कुछ कहा होगा और हम उसको सच मानकर बैठे और अब तक इस बात को मानते आ रहे कि नहीं, हमारे माता पिता या हमारे गुरु ने तो ये बात हमें कहा था। हो सकता है वो बात अच्छी हो सकता है वो बात थोड़ी कम अच्छी हो। अब आगे चलते हैं। तो आगे का सेंटेंस है थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, यानी हमारे विचार हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। विवेकानंद स्वामी ने भी लिखा कि जैसा तुम सोचोगे वैसा हो जाओगे। तो अब ये थॉट हमारे भाग्य को कैसे निर्माण कर देता है, इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रोबिन शर्मा की किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जब आप मरेंगे तो आप कौन रोएगा। इस पुस्तक में इस बात का बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है कि कोई भी काम एक बार नहीं होता, 2 बार किया जाता है। एक बार तो आप उसको अपने मन में कर लेते हैं और दूसरी बार उस काम को आप शारीरिक स्तर पे करते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना है तो मन में ही हम एक बार चले जाएंगे और फिर दोबारा उस काम को अंजाम देंगे। तो जैसे हम किसी बात को सोचते हैं, बहुत बार सोचते फिर वो बात मेरे ज़बान पर आता है। बात जब मेरे ज़बान पर आ गया, फिर हम क्या करते हैं, उस काम को करने लगते हैं। जब उस काम को हम करते हैं, फिर करते करते वो हमारी आदत बन जाती है। आदत बनने के पश्चात हमारी वो प्रकृति बन जाती है, फिर हमारा संस्कार बन जाता है और संस्कार बनने के बाद वो हमारा भाग्य बन जाता है। तो ये भाग्य बनने की प्रक्रिया हमारे विचार से प्रारंभ होती है। थॉट, फिर वर्ड, फिर एक्शन, फिर हैबिट, फिर नेचर, फिर संस्कार, फिर डेस्टिनी। यानी कि विचार, फिर शब्द, फिर उसको हमने कार्यान्वित किया, फिर हमारा आदत बना, प्रकृति बनी, संस्कार बना और अंत में भाग्य बन गया। तो थॉट क्रिएट्स डेस्टिनी। अगर हम बच्चे के मन में नेगेटिव थॉट्स डालेंगे, बुरे विचार डालेंगे, चाहे माता पिता डाले चाहे कोई भी डाले, तो उसको सोचेगा, उस पर विचार करेगा, उस पर मंथन करेगा और वो विचार उसके जीवन में परिलक्षित होने लगेगा। आप उसको देखने लगेंगे, वो मूर्त रूप धारण करने लगेगा। तो जैसे हम उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो बच्चा वैसा सोचने लगता है और उसका
असर उस पर पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद अपना एक अगला अनुभव शेयर करते हैं कि हमारा 30 दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा था। इस प्रशिक्षण का नाम है प्रेरणा। तो इसमें हम लोगों को कहा गया कि आज आप लोग को एक कलम दिया जा रहा है, बाएं हाथ से एक पेज लिखना है। हम लोगों ने कलम ले लिया और बाएं हाथ से हम लोगों ने एक पेज में लिखना प्रारंभ किया। एक पेज लिखने के बाद हम लोगों से कलम वापस ले लिया गया और हमसे हमारे गुरु ने पूछा कि बताइए आज आपने क्या सीखा। हमने उत्तर दिया कि सर आज हमारी उम्र 33 साल हो गई है और 33 साल के बाद हम लोगों ने आज तक बहुत बार लिखा होगा, और आज जब हम लोग पहली बार बाएं हाथ से लिख रहे हैं तो हमें कितनी परेशानी हो रही है। तो इससे आप क्या समझते हैं? सर ने हमसे पूछा। तो हम लोगों ने बताया कि सर इससे हम ये सीखते हैं कि छोटा बच्चा जो पहली बार पेंसिल पकड़ रहा है उसको हम दबाव डालते कि तुम अच्छे से लिखो। भला ये कैसे संभव है? जब हम लोग इतना बड़ा होने के बावजूद, इतना सारा लिखने के बावजूद बाएं हाथ से ऐसा लिखते हैं, तो बच्चा कलम पकड़ते पकड़ते वो बहुत बढ़िया हमसे अच्छा कैसे लिखने लगेगा? ये भला क्या संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो लिखने की प्रक्रिया है वो मस्तिष्क, आँख, हाथ और ये उंगलियों, इन सब के तालमेल से होती है। पहले अभी जो एक्सपर्ट राइटर होते हैं वो मन में सोच लेते हैं, एक खाका बना लेते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं मन में वो कला का एक डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर वो लिखते हैं, तत्पश्चात वो अच्छा लिख पाते हैं। अब बच्चा बेचारा भला इतना प्रोसेस कर पाए? वो तो कर नहीं पाता है, और हम लोग उस पर दबाव डाले अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। दरअसल 6 साल के पहले बच्चा ठीक से नहीं लिख सकता है, और अगर यदि हम उसको उसकी क्षमता से ज़्यादा लोड देंगे तो ये ठीक इसी प्रकार हो जाएगा जैसे कि हम लोग सब्जी को बड़ा करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, गाय से दूध प्राप्त करने के लिए उसको इंजेक्शन देते हैं, और वो सब्जी आज कद्दू इतना बड़ा है, कल इतना बड़ा हो गया, लेकिन वो सब्जी जहरीली हो जाती है। ठीक बच्चे पर भी उम्र के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से अगर यदि हम अधिक लोड देंगे तो इसका भी दुष्परिणाम हमें आगे मिलता ही मिलता है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता है। तो ये उम्र उसकी 6 साल से प्रारंभ होती है। अब हम बात करें थे थॉट्स की ही, तो इसकी अगला चर्चा करते हैं टीवी और मोबाइल। टीवी और मोबाइल, हम समाचार देखते हैं। समाचार में हम क्या देखते हैं? कोई ज्ञान की चीज़ नहीं देखते हैं। हमेशा एक ही न्यूज़ को 10 बार घूमते रहता है। उसको देखकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खराब करते हैं। मोबाइल से भी कहीं कुछ वैसा ही मिल जाता है। हमको लगता है कि हम न्यूज़ देख रहे हैं। वो न्यूज़ कितना लाभकारी है हमारे लिए? वो न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है, लाभदायक नहीं है। बच्चे भी वही देखते हैं, उनके भी माइंड में वही सब चीज़ चलती है। भला टीवी मोबाइल में दिखाता है क्या है? घृणा, अपराध, किडनैप, मर्डर, क्राइम, यही सब तो दिखाता है। अब कुछ कार्टून ऐसे भी हैं जो बच्चे उनको प्रेम से देखते हैं कि रामायण कार्टून है, महाभारत कार्टून है, लेकिन उस कार्टून में आप देखिए ड्रेस कैसा है, उसमें कई सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कुछ महाभारत तो ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि पांडव लोग चमड़े का कपड़ा लपेटे हुए हैं। भला बताइए कि ये कैसे संभव है? अब इससे बच्चे के माइंड में मिसकॉन्सेप्शन आता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट आता है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कुछ का कुछ वो लोग बना कर लिख देते हैं। और ये कहते हैं ना विसंस्कृतिकरण, यानी कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने का ये सब उपाय है, और यही सब किया जा रहा है। हमको चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से बच्चे को थोड़ा सा दूर रखें। उसके बाद एक गलती हमसे यहाँ हो जाती है, लिखा मैंने पॉइंट बनाया है, क्रश क्रिएटिविटी टू कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनका स्वभाव होता है मुंह में लेकर देखना, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो गलत कुछ भी नहीं करते, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो करते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मत करो टूट जाए, वैसे मत करो ख़राब हो जाए, तुम मत करो, हमेशा रोकते उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। अब हमने उनको कंट्रोल करने में क्रिएटिविटी ख़त्म कर दिया, अनुशासन सिखाने में उनकी रचनात्मकता को ख़त्म कर दिया। अब कहें जब बड़े हो गए अरे तुम अच्छा काम करो, तुम क्रिएटिव बन जाओ, भला कैसे संभव है? पहले तो हमने उसकी क्रिएटिविटी को समाप्त कर दिया जिस वक्त हमको उसको बढ़ाना चाहिए था, और अब बाद में कहते हैं कि अब तुम क्रिएटिव बन जाओ। तो भला ये संभव है क्या? आप बताइए। तो हम लोग का अगला पॉइंट है सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि आत्म केंद्रिकता। ये बच्चे का गुण होता है। आत्म केंद्रिकता का मतलब ये हुआ कि घर में अगर यदि 4 रोटी है और खाने वाले 2 हैं, बच्चे को लगे कि मैं तो चारों खा सकता हूँ, वो चारों खा जाएंगे,
उसे अब ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरा भाई है, उसको भी खाने देना चाहिए। अभी वो इस बात को नहीं समझ पाता है। जैसे मान लीजिए कि टीवी चल रहा है, अब वो घर में और भी सदस्य, उससे उसके छोटे भाई भी हैं, उनको भी टीवी देखना है। बच्चा आया, टीवी चालू कर दिया, अपना चैनल बदल दिया, छोटा भाई रोना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा नहीं समझ पाता है कि उनको भी ये चीज़ चाहिए। इसको कहते हैं आत्मकेंद्रिकता। बच्चा सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, अपने ही बारे में समझ रहा है, अपने भाई का उसको ख्याल नहीं होता, या अपने परिवार के दूसरे सदस्य का ख्याल नहीं होता है। तो इसे कहते हैं आत्मकेंद्रिकता। तो बच्चे शुरू में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनमें सामाजिकता विकसित होती जाती है। दोस्तों से मिलते हैं तो सामाजिकता विकसित हो जाती है। तो ये भी उम्र आने में कम से कम करीब देखने में आता है कि अगर यदि औसत देखा जाए तो 9 साल के बाद ही बच्चे के अंदर ये गुण आना प्रारंभ होता है। 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, और नैरो माइंडेड परिवार में तो बड़े तक भी नहीं आता है। अगर यदि कोई परिवार सेल्फ सेंटर्ड परिवार है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, तो ऐसे परिवार के बच्चे में ये सामाजिक गुण नहीं आ पाते हैं। आगे देखिए, हम देखते हैं कि बच्चे छिपाना प्रारंभ कर देते हैं, माता पिता से छिपाते हैं। आखिर क्या कारण हो गया कि जो बच्चा बिना कुछ बताए उसके पेट का पानी नहीं पचता था, आज वो बच्चा हमसे छिपा रहा है। क्यों छिपा रहा है? देखिए कारण क्या है। पहले बच्चा कुछ भी करता है, पापा मैंने ऐसा किया, हम लोग भी कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार सारी बात बच्चा बताता है। बच्चे को अभी ये समझ नहीं होता है कि वो क्या गलत है क्या सही है, बल्कि जो तारीफ़ करते हैं बच्चे को लगता है कि वाह यही तो अच्छी बात है। जिस पे लोग हंसते हैं उसे लगता है कि ये तो अच्छी बात है। अब वो गलत काम करता है, लोग हंस रहे हैं, उसे लगता है कि ये काम और करना चाहिए। बच्चा अनजाने में ही गलत काम शुरू कर देता है। तो मान लीजिए कि जब वो कुछ करता है हम लोग बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन बच्चा जब थोड़ा स्कूल जाना प्रारंभ करता है उस वक्त कहता है पापा आज तो मैंने स्कूल से बंक मारा है, आज मैं स्कूल से भाग गया। यह सुनकर हमारे मन में कैसी स्थिति आती है? हम हलचल में आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और बच्चे को डांट पड़ते हैं। बच्चा चुप हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद बच्चा फिर दूसरी गलती करता है, फिर उसको डांट मिल और हमें आकर बताता है और हम उसको डांट देते हैं। बच्चा फिर कटना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बच्चा हमसे कटने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा हमसे सब कुछ छिपाना शुरू कर देता है। यह हमें ध्यान देना होगा। बच्चा जब भी आए अपने से अपनी गलती बताए तो हमें चाहिए कि हम उसको अच्छे से काउंसलिंग करें। उस वक्त कुछ नहीं कहें, बाद में उसको समझाएं, प्यार से समझाएं। फिर देखें कि उसके गलती करने में उसके साथ कौन कौन थे। जो भी बच्चे थे उनके माता पिता से बात करें कि देखिए हमारे बच्चे आजकल ऐसा कर रहे हैं, हमको इससे सतर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा आया डांट दिए, अगर डांट देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो हमसे कटने लगेगा। कटने के बाद क्या परिणाम आता है आपको पता है कि वो बुरी संगति में चला जाता है, छिप छिप के बहुत सारा काम करने लगता है और हम उसको कुछ कर नहीं पाते, हमारे हाथ बंध जाते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, यानी कि बच्चा परिवार से धीरे धीरे अलग होने लगता है। कैसे अलग होने लगता है? तो पहले तो हमने देख लिया कि बच्चा अब हमसे छिपा रहा है, जो अप्रिसिएशन शुरू हुआ और हेट्रेड से जाकर अपना रुख को ले लेता है। फिर अब ये देखिए सेपरेट कैसे होता है कि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब कुछ गलती करता है तो उसको डांट मिलती है, मेहनत करता है तो उसकी तारीफ़ नहीं सुनने में आती है। इस प्रकार बच्चे के मन में एक गिल्ट फीलिंग होने लगती है कि कुछ भी कर रहे हैं तो हमको झाड़ ही पड़ रहा है, डांट ही पड़ रहा है, जो आता है डांट कर चला जाता है, कोई मुझे सम्मान नहीं करता है, कोई मुझे इज्जत नहीं करता है। मैं खेलता हूँ तो लोग ऐसा बोलते हैं, कितना भी अच्छा से लिखो तो बात में ही सुनने में आती है, याद करता हूँ फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, सब ऐसा ही कहते हैं। तो इस प्रकार उसके मन में अपने परिवार के प्रति थोड़ी थोड़ी दुर्भावना आने लगती है, क्योंकि उसके परिवार वालों से उसको एक्सेप्टेंस प्राप्त नहीं हो रहा है। वही जब वो अपने दोस्तों के बीच जाता है, वह अपने ग्रुप में जाता है, अपने माहौल में बाहरी माहौल में जाता है, जहाँ पर खेलता है तो तालियां बजती है, कुछ कहता है तो लोग उसको सुनते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी वाहवाही होती है, तो उसको लगता है कि बस यही तो मेरा प्लेटफॉर्म है, यही तो मुझे जाना है, यही तो मुझे जाना चाहिए। अब आप बताइए कि बच्चा परिवार से कब दूर हो गया, समझ में भी नहीं आया। जो बच्चा परिवार में हर समय रहता था, आज वही बच्चा परिवार में रहना नहीं चाह रहा है। कारण क्या हो गया? कारण सिर्फ एक है, नॉट एक्सेप्टिंग फ्रॉम देयर फैमिली। उनके फैमिली से उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, इसी की वजह से बच्चा अपने फैमिली से कट गया। जिनके फैमिली अपने बच्चे को हर स्थिति में स्वीकार करते हैं, उसकी गलतियों पर काम करते हैं, बच्चा अपने परिवार से कटता नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि बच्चे को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है,
कोई भी गलती हो जा रही तो तुमने ऐसा किया है। तो इस स्थिति में बच्चे का परिवार से कटना लगता है कि स्वाभाविक ही है। अब आगे देखिए कि यहाँ लिखा मैंने गुड बॉय बैड बॉय। क्या मतलब है? बच्चा छोटा है, उससे कोई आकर पूछता है 5 इंडोर गेम के नाम बताओ, तो बच्चा फटाफट बता रही गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। 5 आउटडोर गेम के नाम बताओ, तो नहीं बता सका। अब उससे गार्जियन भी बड़ा ही दुखी हो जाते हैं, बड़ा ही हर्ट फील करते हैं, बड़ा ही गिल्ट फील करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, समझाते हैं। अगर यदि बच्चा एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो अच्छा बन गया, और बच्चा अगर यदि एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो खराब बन गया। क्या यही अच्छा और ख़राब का डेफिनेशन है? और यही आगे चल के एक बहुत बड़ा रुख ले लेता है। ये एक छोटा सा बीज बाद में एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है। फिर एक आगे लिखा है मैंने चॉकलेट। ये भी मेरे ही अनुभव से है आधारित। क्या कि मैं अपने बच्चे के लिए रोज़ 1 रुपये का 2 चॉकलेट लाया करता था। तो एक मेरे मित्र ने कहा कि क्या आप करते हैं, कम से कम थोड़ा सा अच्छा चॉकलेट लीजिए। मैंने कहा कि मेरा बेटा तो यही पसंद करता है, एक खाएगा और एक दूसरे को देगा। वो खाता भी नहीं है फिर भी दूसरे को देता है, लेकिन वो इसी को पसंद करता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप 1 रुपये का ही दीजिए। तो मैंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहना ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा महंगा दीजिए, 5 रुपये का दीजिए, 10 रुपये का दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 10 रुपये का चॉकलेट ले जाऊंगा। मेरा बेटा मुझसे पूछे कि आप वो क्यों नहीं लाए थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो उन्होंने कहा कि आप उसे बोलना कि ये महंगा है। क्या ठीक है। तो आप ये बताइए कि आज जो बच्चा टेस्ट पे था, कल वो बच्चा का कहाँ माइंड शिफ्ट हो गया? महंगा पे। 1 का 10 हो गया। अच्छा महंगा है, कितना महंगा है? 10 रुपया। ठीक है। कुछ नहीं बात कहेगा, डैडी आप इससे और महंगा वाला चॉकलेट लाइएगा। फिर उसके बाद फिर इससे महंगा वाला लाइएगा। जो बच्चा स्वार्थ पर खुश हो जाता था, आज वो बच्चा कहाँ पे खुश हो रहा है? क्या मेरा तो लिमिट है, क्या पैसे का लिमिट है, महंगाई की लिमिट है? आप देखेंगे कि बच्चा जनरल से छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है। पेड़ है, पौधा है, गिट्टी है, बालू है, पत्थर है, मूर्ति है, दुबड़ी है, आकाश है, इंद्रधनुष है, बच्चा खुश यहाँ हो जाता है। लेकिन हम लोग बच्चे को पैसा पे शिफ्ट कर देते हैं। ये चीज़ ऐसा है, वो ऐसा है, ये इस कंपनी का, इस ब्रांड का है, ये कपड़ा है, वो कपड़ा है, ये ड्रेस है। तो बच्चा की खुशी तो हम लोग वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और बाद में कहते हैं कि बच्चा आज ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको चेक करने की ज़रूरत है। अगला देखिए कि कभी भी किसी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है मैंने कंपेयर। कभी भी किसी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बच्चे में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, हर बच्चे में एक खास गुण होता है। सारे बच्चे सिंगर नहीं, कोई बच्चा सिंगर है, कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, कोई अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करता है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई हार्ड वर्कर है, कोई शार्प माइंडेड है। हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं। तो हमें ज़रूरत है हम उस गुण को पहचानें, उसको निखारें, उसको समझें। अगर यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बच्चा शायद अच्छा खुश नहीं हो पाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि ये नहीं कि ये बच्चा इसमें तेज है, अपने बच्चे को अब प्रताड़ित करना शुरू कर रही है कि हाँ तुम भी ऐसा करो, तुम भी देखो, तुम भी सीखो, तुम पीछे जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए कि सचिन के पास कौन सी पढ़ाई की डिग्री है, लेकिन आज सचिन हमारे देश का नाम को आगे कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चे की उस स्पेशल क्वालिटी को पहचानना है, जानने की ज़रूरत है कि वो किस में अच्छा है, किस में उसकी रुचि है, किस में उसको मन लगता है। अगर यदि हम ये जान पाएंगे तभी हम उसको सही दिशा दिखा पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए 2 बच्चा, एक बच्चा दौड़ भाग करने वाले स्वभाव का है और एक बच्चा शांति प्रिय और बैठकर काम करता है। अब अगर यदि भाग दौड़ करने वाले बच्चे को बैंक में नौकरी दे दी जाए, जो एसी में बैठकर कंप्यूटर के आगे काम करता रहे, पब्लिक से सुनता रहे और काम करता रहे, तो वो बच्चा ज़िंदगी भर दुखी रहेगा कि क्या नौकरी, हमेशा काम बैठे रहो, खटखट करते हो, लोग आकर बोलते रहते हैं, वो खुश नहीं रहेगा। लेकिन वही शांति प्रिय बैठने वाले बच्चे को अगर यदि वो नौकरी दे दिया जाए तो बच्चे वहाँ खुश हो जाए, उसे लगेगा नहीं यही तो मेरी जगह है। अब बैठने वाले बच्चे को भाग दौड़ वाली नौकरी दे दिया जाए, वो वहाँ पे दुखी रहेगा। और भाग दौड़ वाले बच्चे को अगर यदि भाग दौड़ वाली नौकरी कोई मिल जाए तो वहाँ प्रसन्न रहेगा। तो जैसा नेचर हो उस नेचर के हिसाब से हमको प्लान करना होगा कि बच्चा मेरा किस चीज़ में प्रसन्न है, उसको जॉब भी उसी टाइप की मिले ताकि वह अपने नेचर के साथ उसमें एडजस्ट कर जाए। हाँ, ये बात अलग है कि काम करते करते आदमी उसमें एडजस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी जो मूल स्वरूप है, जो मूल संस्कार है, वह कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। हमारा अगला पॉइंट है
एडोसेंस। इसके बारे में क्या है कि अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, युवावस्था में आ गए, किशोरावस्था में आ गए। तो इस अवस्था में क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल चेंजेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, हार्मोनल सेक्रेशन होता है। बच्चे की लंबाई हठात बढ़ जाती है, उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है, उसके जननांग में बाल उग जाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि वो सजने पे, संवरने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिल्म देखना पसंद होता है, दोस्तों में रहना पसंद होता है, माता-पिता की बात का विरोध करते नज़र आते हैं। ये जानबूझकर नहीं करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनका हार्मोनल चेंजेज की वजह से होता है और हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि बच्चे के अंदर जो भी कुछ आ रही है उसको हम लोग कैसे डील करें, कैसे टैकल करें। फिर अब यहाँ तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डील कर लिया। अब बारी आती है अपने थंबनेल की ओर कि ये थंबनेल में हमने लिखा है कि हमारा बच्चा पिछले जन्म में क्या था, ये हम कैसे जानें। तो देखिए, ये तो हम जानते हैं कि ये थोड़ी सी आध्यात्मिक दिशा है, थोड़ा इसको समझना होगा कि हम लोग कौन हैं? हम लोग आत्मा हैं। मूल स्वरूप तो आत्मा है। अगर शरीर में आत्मा है तो बड़े बड़े स्टार है, हस्ती है, महापुरुष हैं, और वो आत्मा निकल गई तो ये बॉडी है, इसका संस्कार करो जल्दी से। तो आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है, आत्मा तो शाश्वत है, सिर्फ कपड़े बदलती है, यानी ये शरीर बदलती है। तो ये आत्मा कोई पहली बार तो आई नहीं है। अब मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हाइपर एक्टिव है, दूसरा बच्चा शांत है। अब इसको प्रेशर बना रहे, देखो तुम ऐसा कर रहे हो, ये ऐसा कर रहा है, तुम भी वैसा करो, नहीं। क्योंकि हो सकता है कि जो आत्मा हाइपर एक्टिव है वो किसी बड़े से शहर से आई है, दिल्ली से आई हुई है, वो हाइपर एक्टिव है। और जो दूसरा बच्चा है जो शांत स्वभाव का, हो सकता है वो किसी पहाड़ी क्षेत्र से आया हो, जो शांत नेचर का है। तो अब पिछले जन्म के संस्कार के कारण इस जन्म में भी वो वैसा ही है, इसलिए उस पर दबाव डालना कि देखो तुम वैसा नहीं, उसको धीरे धीरे डेवलप करेंगे। लेकिन एक बार बिल्कुल कर पाना शायद संभव होने की गुंजाइश कम होती है। अब हम लोग देखते हैं कोई बच्चा पानी को देख कर डरता है, आग को देख कर डरता है। लिफ्ट में बंद होने के बाद बच्चा ही नहीं बल्कि बड़े भी लिफ्ट में जाएंगे, पसीना पसीना होने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी संभव है कि हो सकता है कि पिछले जन्म में उनको लिफ्ट के साथ कोई कड़वा अनुभव हो सकता है उनकी मृत्यु लिफ्ट से ही में ही हो गई हो सकता है डूबकर मृत्यु हुई हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चा इस जन्म में भी उसकी स्मृति कुछ कुछ रहती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा इन सब चीज़ों से डरता है। अब वो डरता है, अगर यदि उसको कोई कहते मेरा बेटा तो पानी डरता था, मैंने उसको उठा के पानी में फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। हो सकता है कि बच्चा डर के मारे कुछ ज़्यादा मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि धीरे धीरे उसके भय को समाप्त करें। ठीक है। अब एक अंतिम पॉइंट कहना चाहते हैं कि जैसे कई सारी माताएं जब गर्भवती होती हैं तो लोग कहते हैं लड़का हो लड़का हो लड़का हो, और मान लीजिए कि वो आत्मा लड़की होती है। तो इस स्थिति में उस आत्मा को काफ़ी पीड़ा पहुंचती है कि मुझे तो बुलाया नहीं जा रहा है, मुझे तो कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बेटी हुई है, चिंता मत करना, पड़ोसी समझाने लगते हैं। तो लड़की के मन में कहीं ना कहीं एक गिल्ट महसूस होने लगता है कि मैंने लड़की होकर पता नहीं मेरी क्या गलती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो लड़का के साथ अलग व्यवहार, लड़की के साथ अलग व्यवहार, ये सब का भी एक बच्चे के मन पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा, बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने चर्चा किया। तो ये सब कुछ है। और मैं आप सबों से बस आज ये कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी कमियाँ आपको महसूस आई कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जब लाइक करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है, आप जब कमेंट करते हैं तो दिशा निर्देशन होता है, और जब आप कुछ कमेंट में ऐड करते हैं तो हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है और जो भी कोई पढ़ते हैं उनको भी ज्ञान मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, कहाँ हमसे गलती हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।